बारूद और खून खराबा सुनकर तो मुझे गैंगस्टर वाइब आती है, और गैंगस्टर की बात की जाए और गॉडफादर का जिक्र ना हो तो तुमने खाक गैंगस्टर फिल्म देखी है? You spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man that doesn't spend time with his family can never be a real man. You're my older brother, and I love you. But don't ever take sides with anyone against the family again. I'm gonna make him an offer he can't refuse. अब आपको लग रहा होगा कि अचानक हम गॉडफादर की बात क्यों करने लगे हैं। तो भाई ऐसा है, गॉडफादर इंडिया में री रिलीज होने जा रही है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों 50 साल बाद भी गॉडफादर IMDb की टॉप 10 फिल्म की लिस्ट में बरकरार है। क्यों इसकी दीवानगी इतनी है कि 50 साल बाद भी इसे री रिलीज किया जा रहा है, और आखिर क्यों इस फिल्म को कल्ट क्लासिक का दर्जा प्राप्त है। Don't ask me about my business, Kate. Is it true? जब कभी भी गैंगस्टर फिल्म देखने, बनाने या फिर किसी को सजेस्ट करने की बात आए तो गॉडफादर सबकी बाप है। जब 1972 में गॉडफादर आई तब उसने वर्ल्ड सिनेमा को एक नई पहचान दी। उसके आने के बाद पूरी दुनिया में गैंगस्टर मूवीज का ट्रेंड आ गया, जो आज तक सिनेमा में बना हुआ है। गॉडफादर की रिलीज से पहले माफिया पर जहां 10 साल में 6 से 7 फिल्में आती थी, वो अचानक से बढ़कर 20 से 25 हो गई। स्कारफेस, गुडफेलास, अनटचेबल, कैसीनो, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका इसके जाने माने उदाहरण हैं। इवन गॉडफादर के सीन्स और डायलॉग्स की कॉपी दूसरी फिल्मों में की जाने लगी। आज भी कभी कोई गैंगस्टर फिल्म आती है तो उसकी तुलना सीधा गॉडफादर से होती है। इवन सिनेमा के जानकारों का ऐसा मानना है कि इंडिया के गैंग्स ऑफ वासेपुर में भी गॉडफादर की झलक दिखाई देती है। मुझे तो सरदार सिंह का असैसिन वाला सीन सीधा गॉडफादर में सनी को कार में गोली मारने वाले सीन से उठाया हुआ लगता है। यहाँ तक कि कई फेमस फिल्मों में गॉडफादर का सीधा जिक्र भी मिलता है। इस फिल्म ने सालों से कही जाने वाली माफिया स्टोरी को बदल कर रख दिया। जहां माफिया फिल्मों में गैंगस्टर की लाइफ के एक पहलू को दिखाया जाता था, वहीं गॉडफादर में माइकल के आम इंसान से डॉन बनने का सफर दिखाया गया है। ये गैंगस्टर फिल्म होने के बावजूद केवल क्राइम और माफिया के इर्द गिर्द नहीं घूमती है। ये उससे एक कदम आगे बढ़कर ह्यूमनिस्टिक पोर्ट्रेयल ऑफ क्रिमिनल फैमिली पर रोशनी डालती है। इससे पहले लोग डॉन को विलन समझते थे, इसके इतर उसकी जिंदगी पर कोई बात नहीं करता था, मगर गॉडफादर लोगों की सोच को चैलेंज करती है। माफिया सही है या गलत, ये उस पर बात न कर माफिया का ह्यूमनिस्टिक साइड भी सामने लेकर आती है। माइकल के डॉन बनने के बाद भी वो अपनी बीवी के साथ रिश्ते सही रखने में जूझते हुए दिखता है, जो ऑडियंस के लिए कुछ नया था। गॉडफादर से पहले फिल्मों में ये नहीं दिखाया जाता था कि आम इंसान गैंगस्टर कैसे बना। कहते हैं ना कि कुछ भी करने के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है, और माइकल की ट्रांसफॉर्मेशन के पीछे बिट्रेयल, राइवलरी और दर्द है। फिल्म की शुरुआत में ही माइकल को लेकर ये क्लियर कर दिया जाता है कि उसको अपनी फैमिली के माफिया बिजनेस में नहीं आना है। वो एक आम जिंदगी जीना चाहता है, पर उसके पिता डॉन वीट कॉर्लियोन का धोखे से कत्ल होने के बाद उसकी लाइफ बदल जाती है। गॉडफादर में सिंबोलिज्म का भी काफी बेहतरीन इस्तेमाल किया गया है। जैसे जैसे माइकल आम इंसान से डॉन बनता है, वैसे वैसे उसके पहनावे में साफ फर्क दिखाई देने लगता है। वो साधारण कपड़ों की जगह डॉन वीट की तरह ब्लैक कोट में दिखाई देता है, जो पावरफुल डॉन होने का सिंबल है। आपने अगर नोटिस किया हो तो फिल्म में कई जगह ऑरेंजेस दिखाई देते हैं। एक्चुअली ऑरेंजेस पर्दे पर तभी आते हैं जब किसी न किसी का मर्डर होने वाला है। ये साफ देखा जा सकता है कि ऑरेंजेस होने वाले खून को सिंबलाइज करता है। गॉडफादर को बनाने के लिए हर किसी ने जी जान लगा दी थी। ये बात इससे भी समझी जा सकती है कि जब सनी अपने ब्रदर इन लॉ को मुक्का मारता है, उस समय इस सीन के लिए 700 से 750 एक्स्ट्रास का इस्तेमाल किया गया था। और तो और गॉडफादर का 30 मिनट लंबा वेडिंग सीन तो
कोई नहीं भूल सकता। ये सीन कोरलियोन फैमिली और प्रमुख किरदारों को इंट्रोड्यूस करने के साथ ही कोरलियोन फैमिली का समाज और माफिया में दबदबा दिखाता है। इस सीन से मेकर्स फिल्म की थीम सेट करते हैं, जिसके केंद्र में परिवार, पावर और उलझे हुए रिश्ते हैं। इस सीन में जहां एक और डॉन वीट कोरलियोन अपने माफिया बिजनेस से डील करते हुए वायलेंस का सहारा ले रहा है, तो दूसरी ओर अपनी बेटी की धूमधाम से शादी करता हुआ भी दिखाई देता है, जो विरोधाभास होते हुए भी फिल्म में आने वाली घटनाओं के लिए दर्शकों को तैयार करता है। साथ ही ये सीन सही मायनों में इटालियन अमेरिकन कल्चर को पर्दे पर उतारता भी है। ये सीन सही मायनों में तूफान के आने से पहले की शांति है। इससे पहले किसी भी फिल्म ने इस तरह से शुरुआत नहीं की थी, यानी कि वो एक प्रभावी सीन से शुरुआत करते और कहानी की सहायता से किरदार गढ़ते और उसके लगभग एक जैसे कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ते थे। मगर गॉडफादर की शुरुआत एक ग्रे सीन से होती है और तुरंत बाद ही शादी का खुशनुमा पल यानी किरदार स्थापित होता है। मगर किरदारों के चरित्र को स्थापित करने की कोई भागम भाग नहीं दिखती। गॉडफादर के इसी स्टाइल ने फिल्मों में कहानी को कहने के अंदाज को बदल दिया। साथ ही किरदारों की डायलॉग डिलीवरी तो आज भी बड़े बड़े स्टार्स कॉपी करते हैं। आपने भी कभी न कभी डॉन वीटो कॉर्लियोन का ऑफर वाला डायलॉग तो सुना ही होगा। हर मूवी लवर से लेकर कमल हसन जैसे बड़े सितारे का भी वो फेवरेट है। My friend, but on the day of my daughter's marriage, you come to me and ask me to do murder for money. He does that. Wow. लोग अक्सर गॉडफादर की कहानी और किरदार की बात करते हैं, पर कभी कोई इसके गानों पर खुलकर बात नहीं करता दिखता है। फिल्म का ओहदा जितना बड़ा है, गाने भी उतने बड़े हैं। वैसे तो हॉलीवुड फिल्मों में गानों को ना के बराबर जगह दी जाती है, लेकिन इस फिल्म में बैकग्राउंड स्कोर के तौर पर गाने रखे गए हैं। अगर किसी सीन से इन गानों को हटा दिया जाए तो वो सीन फीके पड़ जाएंगे और उनका मजा भी किरकिरा हो जाएगा। इसका सबसे लोकप्रिय गाना स्पीक सॉफ्टली लव को कौन ही भूल सकता है। Speak softly, love, and hold me warm against you. लैरी कुसिक और नीनो रोटा ने इसको इतना बेहतरीन लिखा और कंपोज किया था कि ये आज आइकॉनिक बन गया। ये केवल गाना नहीं है, ये कॉर्लियोन फैमिली के इटालियन हेरिटेज और अमेरिकन रियलिटी को दिखाता है। गॉडफादर का म्यूजिक ऐसा माहौल पैदा करता है जो किरदारों को प्रभावी रूप से पर्दे पर उतारने में सहायक है। हर दूसरी फिल्म की तरह गॉडफादर के गाने केवल एंटरटेन नहीं करते हैं, ये कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ये सीन का मूड सेट करते हैं। जो सीन में जरूरी इमोशंस हैं, उनको ऑडियंस तक लेकर जाते हैं। वैसे तो इस फिल्म में काफी कुछ है, पर सबसे ज्यादा फेमस वीटो कॉर्लियोन का किरदार हुआ था, जिसके लिए मार्लोन ब्रांडो को ऑस्कर भी मिला था। हालांकि उन्होंने उसको ठुकरा दिया था। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि डॉन वीटो के लिए एक्टर चुनते वक्त पैरामाउंट ने ब्रांडो के एटीट्यूड के चलते उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन फिल्म के डायरेक्टर फ्रांसिस फोर्ड कोपोला की जिद पर पैरामाउंट ने ब्रांडो के ऑडिशन लिए, जिसमें बुलडॉग लुक वाला फेस बनाने के लिए उनके मुंह में टिश्यू और कॉटन बॉल्स डाले गए थे। हालांकि बाद में फिल्म के लिए ब्रांडो के डेंटिस्ट और मेकअप आर्टिस्ट ने आर्टिफिशियल जॉ तैयार किया था। मगर पैरामाउंट ने जब टिश्यू और कॉटन बॉल्स के साथ दिया गया उनका ऑडिशन देखा तो वो दंग रह गए और उनको बिना शर्त ये रोल भी मिल गया। ब्रांडो ने इस रोल के लिए ऑस्कर में बेस्ट लीड एक्टर का खिताब भी जीता था। गॉडफादर यूं ही कल्ट क्लासिक नहीं कही जाती है। इस फिल्म के आने के बाद से वर्ल्ड सिनेमा में माफिया को लेकर एक अलग तरह की फिल्मों का चलन हो गया। इसने माफिया फिल्म के लिए एक बेंचमार्क सेट कर दिया। आज भी हर कोई उस बेंचमार्क को छूने की कोशिश करता दिखाई देता है। इससे पहले माफिया फिल्म खून खराबा और क्राइम के लिए जानी जाती थी, पर गॉडफादर का इम्पैक्ट फिल्मों पर ऐसा पड़ा कि इसके बाद आने वाली गैंगस्टर्स फिल्मों में उनकी जिंदगी के दूसरे पहलुओं को भी दिखाया जाने लगा। मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की गुडफेलास और ब्रायन दे पाल्मा की स्कारफेस से बात समझी जा सकती है कि गॉडफादर से पहले जितनी भी फिल्म बनाई जा रही थी उनमें गैंगस्टर हीरो होगा या फिर विलन। गॉडफादर ने इस ढांचे को तोड़ा, एंटी हीरो को एस्टैब्लिश किया। जानकार तो स्कारफेस, ब्रॉन्क्स टेल्स, न्यू जैक सिटी, धर्मात्मा, आतंकी आतंक, नायकन, मालिक को गॉडफादर से ही इंस्पायर्ड मानते हैं। इसका प्रभाव लोगों पर इतना था कि गॉडफादर ट्रायोलॉजी ने उस समय 28
22 ऑस्कर नॉमिनेशन में से 9 ऑस्कर अवार्ड अपने नाम किए थे। साथ ही इसको आज भी दुनिया के बड़े-बड़े फिल्म स्कूल्स और इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी जाता है। आने वाले अगले 10 सालों में वर्ल्ड में लगभग 40 फिल्में रिलीज की गई जो कि लगभग इसी थीम से इंस्पायर्ड थी। इनमें दीवार, डॉन, वंस अपॉन अ टाइम इन अमेरिका, स्कारफेस काफी चर्चित नाम है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। आज भी माफिया थीम पर कोई फिल्म आती है तो उसमें गॉडफादर की झलक दिखाई देती है। 2019 में आई द आयरिशमैन हो या फिर 2013 में आई फैंस फेवरेट पीकी ब्लाइंडर्स सीरीज, इन सब में आपको गॉडफादर की एक झलक दिखी जाएगी। इंडिया में तो राम गोपाल वर्मा ने गॉडफादर से इंस्पायर होकर मुंबई की कहानी पर 2005 में सरकार बना दी, लेकिन वो उम्मीद पर खरी नहीं उतरी। लेकिन फिर 2012 में अनुराग कश्यप गैंग्स ऑफ वासेपुर लेकर आए, जिसने इंडिया को अभी अपनी गॉडफादर दी। ये सब कुछ जानने के बाद आपका भी अगर मन गॉडफादर देखने का कर रहा होगा तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया के कुछ चुनिंदा पीवीआर में 4K में गॉडफादर पार्ट 1 12 सितंबर, गॉडफादर पार्ट 2 17 अक्टूबर और गॉडफादर पार्ट 3 17 नवंबर को री रिलीज हो रही है। तो जल्दी से हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप में से कौन कौन गॉडफादर देखने जा रहा है। मैं हूं कनक बिष्ट, इसे लिखा है अंकित गौतम ने। आप देख रहे हैं विट्टी चोखा। ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल विट्टी चोखा को सब्सक्राइब करें और फॉलो जरूर करें। Michael, do you renounce Satan and all his works? I do renounce him.